प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया। क्या स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया मतलब स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन का क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्था की गई है, किस प्रक्रिया के माध्यम से स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन किया जाता है, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा। डियर स्टूडेंट्स, वास्तव में जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं भाई, उन सभी में किसी न किसी रूप में संविधानों में संशोधन की व्यवस्थाएं की जाती हैं। ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि समय, परिस्थिति, आवश्यकताओं के अनुसार संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। यदि संविधानों में संशोधन की परिवर्तन की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो फिर वह संविधान एक धर्मशास्त्र बन जाएगा और वह संविधान एक जड़ बन जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर वहाँ परिवर्तन का केवल एक ही माध्यम होगा और वह होगा क्रांति। इसलिए क्रांति से बचने का ये उपाय है कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं उनके संविधानों में किसी न किसी रूप में संशोधन की व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे कि आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सके। अब वो एक अलग बात है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर मोटे रूप में संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कठोर संविधान, दूसरा होता है लचीला संविधान। भाई, लचीला संविधान उसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है लचीला संविधान? जिसके अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। अर्थात जिस प्रकार से साधारण या सामान्य कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार से संवैधानिक कानून भी बनाए जाते हैं। मतलब संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के अंतर्गत है, ब्रिटेन में संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है, इसलिए वहाँ का संविधान लचीला है। दूसरा है कठोर संविधान। जब किसी भी देश के अंतर्गत संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग होती है तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, ठीक इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड के अंतर्गत भी साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड का संविधान भी एक कठोर संविधान है। अब हम देखेंगे कि इसमें संशोधन की क्या प्रक्रिया है, संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको हो सके, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, ध्यान दें इधर। भाई, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझें उससे पहले मैंने आपके लिए दो डायग्राम बनाए, इनको समझना अति आवश्यक है, उसके बाद में ये प्रक्रिया आसानी से समझ जाएंगे। यस, मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, संविधान में संशोधन की पद्धति के आधार पर संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, लचीला संविधान, कठोर संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर संविधान है। क्यों? क्योंकि यहाँ संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों को बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। मतलब जिस प्रकार से साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार से संवैधानिक कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। संविधान में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत या स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत मुख्यतः इस बात के ऊपर बल दिया गया है कि संविधान में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो जब तक
जनता की सहमति ना मिल जाए, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा जब तक जनता की सहमति ना मिल जाए और जब तक कैंटेनों का भी पूर्ण बहुमत उसके पक्ष में ना हो जाए, तब तक संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा मैंने? स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन तभी होगा जबकि वहाँ जनता उसे स्वीकार कर लेगी, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा उसके ऊपर, चाहे वह पूर्ण संशोधन हो, आंशिक संशोधन हो, कोई भी संशोधन हो। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में यदि किसी प्रकार का संशोधन किया जा रहा है तो उसके लिए जनता का समर्थन जरूरी है और कैंटेनों का बहुमत का समर्थन भी जरूरी है। मतलब जनमत संग्रह के द्वारा जनता बहुमत से उसे स्वीकार कर ले। इसी के साथ में जो कैंटेन है, कैंटेन का मतलब स्विट्जरलैंड में जो संघ की इकाइयाँ हैं जिन्हें अपने यहाँ भारत में राज्य या प्रांत कहा जाता है, उनको वहाँ कैंटेन कहा जाता है। तो संघ की जो इकाइयाँ हैं, कैंटेन है, उनका बहुमत भी अति आवश्यक है। मतलब जनता का बहुमत और कैंटेनों का बहुमत होगा तो ही संविधान में संशोधन होगा, अंततः संविधान में संशोधन नहीं होगा। अब ये सारी प्रक्रिया मैंने आपके लिए नोट भी कर दी है और मैं एक एक को ठीक से समझाऊंगा। सबसे पहले दो बातें समझेंगे। डायग्राम नंबर 1, राज्य जीवन मार्ग संविधान। इसका मतलब क्या है भाई? पूरी दुनिया में चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, सभी राज्यों का अपना अपना जीवन मार्ग होता है कि उन्हें किस रास्ते पर चलना है, और सभी राज्यों ने जो अपना जीवन मार्ग चुना है वह जीवन मार्ग ही संविधान होता है, वह जीवन मार्ग ही संविधान होता है। आप इसे दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में संविधान किसी भी राज्य का वह संविधान किसी भी राज्य का वह जीवन मार्ग होता है जिसे राज्यों ने अपने लिए चुना है। और यह जो जीवन मार्ग होता है प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी राज्यों के द्वारा किसी न किसी रूप में अलग अलग रूप में संविधान की व्यवस्था की जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ और आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है भाई। डायग्राम नंबर 2, व्यक्ति, समाज, राज्य, संविधान, आवश्यकताएं, परिस्थितियाँ, संविधान, संशोधन, प्रक्रिया। क्या मतलब हुआ भाई? वास्तविक रूप में व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता, मतलब व्यक्ति को समाज की अति आवश्यकता है। जैसा कि अरस्तु ने भी कहा है कि जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे समाज और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, या तो वह देवता है या वह पशु है। ठीक है। तो व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता है और समाज राज्य के बिना नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है और समाज का जो व्यवस्थित या संगठित रूप होता है वह ही राज्य कहलाता है। समाज का जो व्यवस्थित और संगठित रूप होता है वह ही राज्य कहलाता है। तो बिना राज्य के समाज नहीं रह सकता, और जो राज्य होता है राज्य भी बिना संविधान के नहीं रह सकता। सभी राज्यों का अपना अपना संविधान होता है। अब इसके बाद में जो संविधान होता है वास्तविक रूप में, अब ध्यान देंगे यहाँ कि चूंकि यहाँ व्यक्ति एक परिवर्तनशील प्राणी है, इसलिए व्यक्ति परिवर्तनशील प्राणी है तो डेफिनेटली संविधान में भी परिवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जाना निहायत ज़रूरी है। अगर संविधान में परिवर्तन या संशोधन की व्यवस्था नहीं की गई है तो फिर वहाँ क्रांतियाँ होंगी और वह संविधान धर्मशास्त्र बन जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश हैं उनमें किसी न किसी रूप में संविधान में संशोधन की व्यवस्था अवश्य कर दी जाती है। तो मैंने यहाँ नोट किया संविधान, आवश्यकता और परिस्थितियाँ, अर्थात आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाना अति आवश्यक होता है। इसके लिए जितने भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश होते हैं उनमें किसी न किसी रूप में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कर दिया जाता है। कहाँ? संविधान के अंतर्गत कर दिया जाता है। मैंने यहाँ नोट किया संशोधन प्रक्रिया। अब ये संशोधन प्रक्रिया देखेंगे किसकी? स्विट्जरलैंड की। देखिएगा संशोधन प्रक्रिया, इधर संकेत कर दिया मैंने तीर के निशान से, ये संशोधन प्रक्रिया होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो ध्यान देंगे ये जो संशोधन प्रक्रिया हम समझ रहे हैं वह स्विट्जरलैंड का जो नया संविधान है जो कि 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया है उस संशोधन प्रक्रिया का अध्ययन करें। अर्थात जो नए संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, जो कि 1 जनवरी 2000 से लागू किया गया है। स्विट्जरलैंड में मूल रूप में जो संविधान बना था वह तो 1848 में बना था, उसके बाद में 1874 में संशोधन किया जाता है और उसके बाद में पुनः 1998 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया जाता है और 1999 में जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकार करा लिया जाता है और 1 जनवरी 2000 से नया संविधान लागू हो जाता है। तो उस जो 1 जनवरी 2000 से नया संविधान लागू किया गया उसमें संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया है ये बताएंगे हम। नए संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 192, 93, 194, 195 में संशोधन
प्रक्रिया की बात की गई है या संविधान में संशोधन का उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 192, 193, 194, 195 में। और मुख्यतः अनुच्छेद 192 में संविधान में संशोधन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, नोट कीजिएगा। अब ये सब आगे समझाएंगे हम। ध्यान दें, संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। संशोधन प्रक्रिया के स्विट्जरलैंड के संविधान में 2 चरण बतलाए गए हैं। पहला चरण है संशोधन का आरंभ, या इसको जो है प्रस्ताव भी कह सकते हैं, संशोधन का आरंभ। और दूसरा जो इसका चरण होगा वो होगा संशोधन का पुष्टिकरण। संशोधन का पुष्टिकरण नोट कीजिएगा, संशोधन का आरंभ या प्रस्ताव, और दूसरा है संशोधन का पुष्टिकरण। यहाँ वास्तविक रूप में 2 चरणों का उल्लेख किया गया है। अब हम शुरू करते हैं पहले चरण से, संशोधन का आरंभ या संशोधन का प्रस्ताव। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान में संशोधन का जो आरंभ है या जो प्रस्ताव है उसके 2 प्रकार होते हैं। क्या है 2 प्रकार? मतलब संविधान में संशोधन का जो प्रस्ताव है वह 2 तरीके से रखा जाएगा, या संविधान में संशोधन का जो आरंभ है वह वास्तविक रूप में 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पूर्ण संशोधन और दूसरा होता है आंशिक संशोधन। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संशोधन, आंशिक संशोधन। पहले तो इसको समझिए, पूर्ण संशोधन किसे कहते हैं, आंशिक संशोधन किसे कहते हैं। देखिएगा, पूर्ण संशोधन उसे कहा जाता है जब संविधान के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जो संशोधन किया जा रहा है उसका प्रस्ताव एक साथ ही प्रस्तुत किया जाए। किसके सामने? संघीय संसद, संघीय सभा, व्यवस्थापिका के सामने। तो संविधान में सभी महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने, उन सभी को एक साथ संघीय संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे पूर्ण संशोधन कहा जाता है। और जब संविधान के अंतर्गत किसी एक धारा, भाग या अनुच्छेद में कोई परिवर्तन किया जाना हो और उसे संघीय संसद, संघीय सभा अर्थात व्यवस्थापिका के सामने रखा जाता है, तो उसे आंशिक संशोधन कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आंशिक संशोधन किसी धारा विशेष में कोई संशोधन करना हो, और पूर्ण संशोधन नाम से स्पष्ट हो रहा है कि संविधान में पूर्ण संशोधन किया जाना हो। ठीक है भाई। तो सबसे पहले लेते हैं हम पूर्ण संशोधन। मैंने नोट भी कर दिया, संशोधन का आरंभ 2 प्रकार का होता है, पूर्ण संशोधन, आंशिक संशोधन। नोट कीजिएगा, सबसे पहले लेते हैं हम पूर्ण संशोधन। अब नोट करेंगे यहाँ, पूर्ण संशोधन का अर्थ मैंने बता दिया है। पूर्ण संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 193 में किया गया है, 193, 193 में किया गया है। अब इसके अंतर्गत प्रस्ताव कैसे रखा जाएगा? संविधान संशोधन का प्रस्ताव जनता अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय संसद इसके अंतर्गत पहल करती है, तो फिर जनता से संसद असहमत है तो जनता तय करेगी, और जनता सहमत है तो संसद के नए सिरे से निर्वाचन होंगे। ये मैंने सब बातें नोट कर दिया, अब एक एक को समझाऊंगा मैं। पूर्ण संशोधन कैसे होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका जो प्रस्ताव रखा जाएगा वह अनुच्छेद 193 में प्रावधान है, नोट कीजिएगा। संविधान संशोधन के आरंभ का या प्रस्ताव का जो पूर्ण संशोधन है, अर्थात पूर्ण संशोधन का जो प्रस्ताव है, पूर्ण संशोधन का जो प्रस्ताव है उसका उल्लेख अनुच्छेद 193 में किया गया है। ये प्रस्ताव कैसे रखा जाएगा? यह पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव जनता के द्वारा, मतलब स्वयं जनता का बहुमत रख सकता है ये जनता, अथवा संघीय संसद, संघीय संसद स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका उसका नाम है, अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन के द्वारा। मतलब संघीय संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, तो इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन के द्वारा भी जो है पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। फिर मैंने लिखा या संघीय संसद, और इसके साथ ही या तो एक सदन के द्वारा पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है, प्रतिनिधि सदन या सीनेट के द्वारा, या फिर संघीय संसद अर्थात दोनों सदनों के द्वारा भी इसका प्रस्ताव एक साथ रखा जा सकता है। अब इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि यदि पहल, मतलब पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव की जो पहल की जाती है, यदि वह पहल जनता से होती है, मतलब संविधान में पूर्ण संशोधन का जो प्रस्ताव रखा जा रहा है उसकी पहल जनता से की जाती है, मतलब सबसे पहले जनता प्रस्ताव रखती है, ना कि संघीय संसद। पहले यदि जनता रखती है, मैंने यहाँ लिखा पहल जनता से होती है। भाई संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है, अगर उसको सबसे पहले जनता रखती है, जनता पहल जनता से होती है, और फिर यदि संसद इससे असहमत होती है, मतलब संघीय संसद इसको स्वीकार नहीं करती इस प्रस्ताव को, भाई जनता पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव रख रही है, पहले जनता रख रही है,
और उसके बाद में संसद, मतलब वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम संघीय संसद है। संसद इससे असहमत हो जाती है, जनता ने जो प्रस्ताव रखा है, संसद असहमत हो जाती है, तो फिर अंत में जनता तय करेगी कि वास्तविक रूप में यह प्रस्ताव रखा जाए या नहीं रखा जाए। अर्थात संविधान में जो पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा है उसका निर्णय फिर अंतिम रूप में जनता लेगी, ठीक है, अगर जनता पहल करती है तो। और फिर इसके बाद में क्या होगा, और अगर जनता सहमत है तो संसद के नए सिरे से निर्वाचन होंगे। आप ध्यान देंगे यहाँ। और मान लीजिएगा जनता ने जो पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा है संघीय संसद के सामने, और अगर संसद इससे असहमत हो जाती है तो जनता निर्णय लेगी। परंतु यदि जनता सहमत हो जाती है और संसद इसके अंतर्गत, यहाँ देखो मैंने लिखा संसद असहमत है और जनता सहमत हो जाती है, तो संसद के फिर नए सिरे से निर्वाचन होंगे, मतलब संघीय संसद विघटित कर दी जाएगी, इसके नए सिरे से चुनाव होंगे। कैसे, फिर से बोल रहा हूँ मैं, पहल जनता से होती है और संसद इससे असहमत हो जाती है तो फिर जनता का निर्णय अंतिम होगा। परंतु अगर जनता इससे सहमत है तो इसके बाद में फिर संसद के नए सिरे से ही निर्वाचन होंगे, मतलब संघीय सभा या व्यवस्थापिका को विघटित कर दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो हो गया पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव। इसको आप सामान्य से रूप में लिख सकते हैं कि इस पूर्ण संविधान संशोधन का प्रस्ताव जनता अथवा संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय संसद के द्वारा रखा जाता है। ठीक है भाई, ये बात है मुख्य। इसके बाद में आएंगे यहाँ, फिर आगे क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 138 में पूर्ण संशोधन के लिए, मतलब जो ये संविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा है, पूर्ण संशोधन के प्रस्ताव के लिए आरंभ का प्रावधान किया गया है। क्या है, आरंभक का या आरंभ का, इसको आरंभक भी कहते हैं। आरंभक का, आरंभक नोट कीजिएगा, आरंभक का प्रावधान किया गया है। आरंभक का मतलब ये है कि भाई संविधान में यदि पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा जा रहा है तो इसकी पहल जनता के द्वारा की जाती है, जिसे कि आरंभक कहते हैं। और इस आरंभक के लिए 1 लाख नागरिकों के द्वारा प्रस्ताव रखा जाएगा। ये 1 लाख नागरिक कौन होंगे, जिन्हें कि मतदान का अधिकार प्राप्त है। मैंने यहाँ नोट कर दिया है 1 लाख नागरिक, मतदान मतलब जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। 1 लाख नागरिक प्रस्ताव रख सकते हैं, किसके लिए, पूर्ण संविधान संशोधन के लिए। और इसके बाद में फिर मैं लिखा, फिर जनता के बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। मतलब ये आरंभक रखने के बाद में, ये प्रस्ताव रखने के बाद में 1 लाख नागरिकों के द्वारा, और उसके बाद फिर जनता से बहुमत की स्वीकृति जरूरी है, मतलब जनमत संग्रह कराया जाएगा। और यदि ये स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव आगे बढ़ जाएगा, जिसे कि फिर पुष्टिकरण के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो यहाँ संशोधन का आरंभ है, जो कि 2 प्रकार के हैं। पूर्ण संशोधन होगा, या तो पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा या आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। मतलब संविधान किस प्रकार का संशोधन किया जाना है, भाई पूर्ण संशोधन किया जाना है, आंशिक संशोधन किया जाना है। पूर्ण संशोधन का मतलब तो ये होता है कि जब संविधान में सभी महत्वपूर्ण जो संशोधन होते हैं उन सभी को एक साथ प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो वह पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव होता है। और जब किसी एक धारा विशेष के अंतर्गत संशोधन का प्रस्ताव रखा जाता है तो उसे आंशिक संशोधन कहा जाता है। अब आंशिक संशोधन में क्या प्रावधान है, ध्यान देंगे, ये बी हो गया। देखो, संशोधन का आरंभ 2 प्रकार से होता है, पूर्ण संशोधन, आंशिक संशोधन, समझ रहे हैं ना। और वैसे देखें तो वास्तविक रूप में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसके 2 चरण है। एक चरण संशोधन का आरंभ और दूसरा संशोधन का पुष्टिकरण। नोट करेंगे आंशिक संशोधन। आंशिक संशोधन का प्रावधान 194 में किया गया, अनुच्छेद 194 में। नोट कीजिएगा, अनुच्छेद 194 में आंशिक संशोधन का प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान है, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में संविधान संशोधन के प्रस्ताव की प्रार्थना, संविधान संशोधन के प्रस्ताव की प्रार्थना, आप पूरा बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, आंशिक संविधान संशोधन के प्रस्ताव की प्रार्थना, नोट कीजिएगा, प्रार्थना जनता द्वारा अथवा संघीय संसद द्वारा या फिर आरंभक का भी 1 लाख नागरिक यदि संसद द्वारा स्वीकार तो कैंटेन के समक्ष जनमत संग्रह के लिए
और यदि संसद असहमत तो जनता के सम्मुख रखेगी। अब इसमें सब बातें आ गई हैं, मैं समझाऊंगा एक एक को, ध्यान दें भाई। आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव का जो प्रावधान है उसका उल्लेख अनुच्छेद 194 में किया गया है, नोट करें। अब एक एक बात को लेंगे हम। फिर मैंने लिखा प्रार्थना, इसका मतलब यह है कि आंशिक संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है उसकी प्रार्थना या वह प्रस्ताव जनता के द्वारा रखा जाएगा, जनता के द्वारा रखा जाएगा, या फिर संघीय संसद के द्वारा भी रखा जाएगा। फिर चाहे वह एक सदन के द्वारा हो या दोनों सदनों के द्वारा हो, जैसा कि पीछे मैंने नोट कर दिया है, इसके अंतर्गत ये समान वोका हुआ है। इसके बाद में या फिर इसके लिए आरंभक का भी प्रावधान है। आरंभक के अंतर्गत क्या होगा कि 1 लाख नागरिक, जहाँ ये मैंने नोट किया ना, 1 लाख नागरिक प्रस्ताव रख सकते हैं। किसका? आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख नागरिक रख सकते हैं। ये नागरिक कौन होंगे? जिन्हें मतदान का अधिकार होगा। ठीक है भाई, तो ये 3 बातें होगी, जनता के द्वारा रखा जाएगा प्रस्ताव, या फिर संघीय संसद के द्वारा जो वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है, या आरंभक के द्वारा भी, जिसमें 1 लाख नागरिकों के द्वारा आंशिक संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। ये 1 लाख नागरिक कौन होंगे? जिन्हें कि मतदान का अधिकार होगा। इसके बाद मैंने लिखा है कि फिर यदि संसद के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब यह जो आंशिक संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, यदि संसद के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, मतलब वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसे संघीय सभा कहा जाता है, यहाँ संघीय संसद भी कह रहे हैं हम। तो संसद के द्वारा यदि स्वीकार कर लिया जाता है, फिर से कह रहा हूँ, आंशिक संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है यदि वह संसद के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर कैंटेन के समक्ष जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। मतलब वहाँ पर जो कैंटेन है, कैंटेनों की संख्या कितनी है? 20 पूर्ण कैंटेन है, 6 अर्ध कैंटेन है। अगर इनको पूर्ण कैंटेन बनाएंगे तो 20 तो पूर्ण होएगी और 6 का आधा 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 अर्ध कैंटेन है तो 3 पूर्ण बन जाएंगी, तो टोटल 23 कैंटेन होगी। आज वहाँ पर पूर्ण कैंटेनों की संख्या 23 है। फिर मैंने लिखा है यहाँ, तो कैंटेनों के समक्ष जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा। कैंटेनों के समक्ष जनमत संग्रह के लिए रखा जाएगा, सभी कैंटेनों के समक्ष। और इसके बाद में फिर यदि संसद असहमत हो जाती है, मतलब संसद इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, तो जनता के सम्मुख रखेगी, फिर इसे जनता के सम्मुख रख दिया जाएगा। अब यहाँ आरंभक या प्रस्तावना का जो प्रथम चरण है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपने एक ही बात देखी है कि वास्तविक रूप में प्रस्ताव भी, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक कि जनता उसे सहमति नहीं दे देती है। इसका मतलब यही बात है कि संविधान में किसी रूप में कोई संशोधन तभी होगा स्विट्जरलैंड में जबकि जनता भी उसे स्वीकार कर ले और कैंटेन भी उसे स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का दूसरा चरण आता है, वह है संशोधन का पुष्टिकरण। अब संविधान संशोधन का प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो उसके बाद में उसकी पुष्टि कराई जाती है। संशोधन का पुष्टिकरण कैसे होगा? कैंटेनों तथा उनकी जनता द्वारा बहुमत से स्वीकार किया जाएगा। संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वह यदि पारित हो जाता है तो उसके बाद में उस प्रस्ताव को कैंटेनों के बहुमत के द्वारा स्वीकार कराया जाएगा। मैंने लिखा 12.5 कैंटेनों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैंटेनों की संख्या कितनी है? 23 है। कितनी है? 23 है। तो 12.5 कैंटेन उसे स्वीकार कर लेंगी। 12.5 का मतलब एक जो अर्ध कैंटेन है, 6 अर्ध कैंटेन है, तो उसके अंतर्गत एक कैंटेन के द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया तो आधा काउंट होगा। तो 12.5 कैंटेनों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, मतलब बहुमत, और इसी के साथ में जनता का भी बहुमत इसे स्वीकार कर लेता है तो फिर वह संविधान संशोधन मान्य हो जाता है या संविधान में संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है। तो नोट कीजिएगा, संशोधन का पुष्टिकरण कैसे होगा? कैंटेनों का बहुमत होना चाहिए। कैंटेनों की संख्या वहाँ कितनी है? 20 पूर्ण कैंटेन है, 6 अर्ध कैंटेन है। 20 पूर्ण कैंटेन है, 6 अर्ध कैंटेन है। इन 6 अर्ध कैंटेनों को पूर्ण बनाते हैं तो 3 हो जाती हैं, तो 20 + 3 पूर्ण कैंटेनों की संख्या फिर 23 हो जाती है। तो कहने का भावार्थ ये है कि कैंटेनों का बहुमत का मतलब 12.5 कैंटेनों का बहुमत उसके पक्ष में होना चाहिए। 12.5 कैंटेनों के द्वारा इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और इसी के साथ में सभी कैंटेनों की जनता के बहुमत के द्वारा भी उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि दोनों बातें ही
सामने आ जाती हैं, दोनों बातें पक्ष में हैं, तो डेफिनेटली संविधान में संशोधन हो जाएगा। तो ये हो गया संशोधन का पुष्टिकरण। अब ये पुष्टिकरण होने के बाद में संविधान में संशोधन मान्य हो जाता है। यस, ये हो गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण। कौन कौन से हैं? संशोधन का आरंभ या प्रस्ताव और दूसरा है संशोधन का पुष्टिकरण। यहाँ संशोधन का जो आरंभ है उसके भी 2 प्रकार हैं, पूर्ण संशोधन और आंशिक संशोधन। अब ये सब बातें आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, उसमें यदि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है तो किसी न किसी रूप में इसमें कमियां भी होती हैं और कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। तो यही बात स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के ऊपर भी लागू होती है। मैंने दोनों बातें नोट कर दी हैं। क्या मूल्यांकन, अर्थात स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है उसका हम मूल्यांकन करेंगे। इसमें 2 बातें लेंगे, उसके गुण और दोष। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है उसके गुणों को हम 3 बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, पहला गुण है जनतंत्री सिद्धांतों पर आधारित, अर्थात वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया बतलाई गई है उसके अंतर्गत सच्चाई ये है कि जनता को किसी भी रूप में नहीं छोड़ा गया है। प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह प्रस्ताव की बात हो, चाहे वह पुष्टि की बात हो, संविधान में पुष्टि की बात हो, संविधान संशोधन में पुष्टि की बात हो, संविधान संशोधन का प्रस्ताव की बात हो, सभी जगह जो है जनता की स्वीकृति के बिना संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जनतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित है ये प्रक्रिया। और जो दूसरा इसका गुण है वो है पूर्ण संशोधन की भी व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में हम किसी भी देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं तो वास्तविक रूप में संविधानों में केवल आंशिक संशोधन की प्रक्रियाओं का ही उल्लेख किया जाता है, पूर्ण संशोधन की प्रक्रियाओं को उल्लेख नहीं किया जाता है। केवल स्विट्जरलैंड के संविधान में ही संविधान में पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो यह भी इसका बहुत बड़ा गुण है, अर्थात स्विट्जरलैंड के संविधान में पूर्ण संशोधन की भी व्यवस्था है। इसका मतलब ये होगा कि अन्य देशों के संविधान में संशोधन की प्रक्रियाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में वहाँ पर केवल आंशिक संविधान संशोधन की व्यवस्था ही की जाती है या आंशिक संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख किया जाता है, पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेख नहीं किया जाता है। जबकि स्विट्जरलैंड के संविधान में पूर्ण संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा गुण है। और तीसरा है कैंटेनिक भूमिका संघ के अनुकूल। इसका मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में वास्तविक रूप में कैंटेनों की भूमिका को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अर्थात जब तक कैंटेनों का बहुमत नहीं होगा, देखिएगा आप यहाँ 12.5 कैंटन में लिख रखा है, जब तक कैंटनों का बहुमत नहीं होगा तब तक संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में कैंटनों की जो भूमिका है वह संघ के अनुकूल है। अर्थात स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली के लिए ज़रूरी होता है कि संविधान में किसी प्रकार का संशोधन यदि किया जाए तो इसके लिए वहाँ की जो संघ की इकाइयाँ हैं जिन्हें कि स्विट्जरलैंड में कैंटन कहा जाता है उनकी सहमति होना अति आवश्यक होता है। तो ध्यान देंगे कैंटनिंग भूमिका संघ के अनुकूल है, ये इसका तीसरा गुण हो गया। अब इसमें गुण तो हैं, तो इसी के साथ में स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके कुछ अवगुण भी हैं, दोष भी हैं, कमियां भी हैं। नंबर 1, संशोधन प्रक्रिया कठिन है। अर्थात वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, बहुत दुर्बोध है और बहुत ही कठिन है। मतलब इसमें वास्तविक रूप में संविधान में संशोधन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जनता अपना बहुमत से उसे स्वीकार न कर ले, और जब तक कि कैंटन बहुमत से उसे स्वीकृति न दे दे तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। और जनता का बहुमत प्राप्त करना और कैंटनों का बहुमत प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन है। दूसरा दोष है जनता के भाग लेने के प्रावधान किए गए यहाँ। अर्थात संविधान में संशोधन के लिए वास्तविक रूप में जनता को भाग लेने के प्रावधान दिए गए हैं। स्वयं जनता भी जो है आरंभ के माध्यम से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है, और इसी के साथ में बिना जनता की सहमति के संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। परंतु इससे क्या होगा कि संसद के सदनों में मतभेद होने पर विघटन की व्यवस्था खर्चीली है। अर्थात वास्तव में यदि संसद के सदनों में मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर संसद के विघटन की व्यवस्था की गई है, जो कि खर्चीली है, क्योंकि दोबारा से चुनाव
चुनाव कराया जाएगा। तो यह भी इसका दोष है। और तीसरा है जनता संशोधन जैसे जटिल प्रश्नों को नहीं समझ सकती है। अर्थात वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है तो इसके लिए जनता की स्वीकृति अति आवश्यक होती है। इसी के साथ में यदि जनता स्वयं चाहे तो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रख सकती है। इसके लिए 1 लाख नागरिक जिन्हें कि मतदान का अधिकार होता है वह संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं। परंतु यहाँ मूल बात ये आ रही है कि जनता संविधान संशोधन जैसे जटिल प्रश्नों के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखती है जितना कि माना जाता है, इसलिए जनता संशोधन जैसे जटिल प्रश्नों को नहीं समझ सकती है। यह भी इसका एक दोष है। तो ये हो गए स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के गुण और दोष। अंत में यहाँ एक विद्वान है केसी वियर ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या कह रहे हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर है तो फिर लोग अर्थात स्विट्जरलैंड का संविधान कठोर है परंतु स्विट्जरलैंड के लोग अवश्य लचीले हैं। आप इसे लिखेंगे संविधान कठोर है तो लोग अवश्य लचीले हैं। इसका मतलब क्या है कि स्विट्जरलैंड का संविधान तो कठोर है परंतु स्विट्जरलैंड के लोग अवश्य लचीले हैं। किसने कही ये बात? केसी वियर ने। फिर से बोल रहा हूँ मैं, संविधान कठोर है तो लोग अवश्य लचीले हैं। किसके बारे में कही गई है? स्विट्जरलैंड में। अर्थात स्विट्जरलैंड का संविधान तो, फिर से बोल रहा हूँ, स्विट्जरलैंड का संविधान तो जो है कठोर है परंतु स्विट्जरलैंड की जनता बड़ी लचीली है। किसने कही ये बात? केसी वियर ने। नोट कीजिएगा, एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ये होगा स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है आप इससे संशोधन प्रक्रिया को ठीक से समझ गए होंगे। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच।